नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GS11 सर पर। बच्चों, आज हम लोग कोशिका से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लें कि आखिर कोशिका है क्या। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाएंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे नोट करते जाएं। तो चलिए कोशिका के बारे में कुछ पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बच्चों, कोशिका जो होता है किसी भी जीव के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। बच्चों, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क जीवित यानी मृत कोशिका कॉर्क को देखा और उसमें देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने कोशिका का नाम दिया सेल। उन्होंने सबसे पहले नाम क्या रखा? सेल। कोशिका को सबसे पहले उन्होंने सेल कहा। क्या कहा? सेल। बच्चों, सेल का मतलब होता है कोश। सेल का मतलब होता है कोश। इसका मतलब सूक्ष्म घर होता है। कोश मतलब क्या होता है? सूक्ष्म घर। यानी कि कोशिका का मतलब हुआ छोटा इकाई, यानी सजीवों का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाया? कोशिका। यह जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। कौन सा कोशिका था? मृत कोशिका। उसके बाद इन्होंने कब खोजा था? 1665 ईस्वी में। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कब? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। तो हम लोग कोशिका किस प्रकार होता है जो देख लें। देखिए, ये है कोशिका का संरचना। हम लोग का कोशिका इसी प्रकार दिखाई देता है जो जिसके अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। बच्चों, कोशिका का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम है उसे साइटो कहते हैं, अतः इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है, चलिए देखते हैं कोशिका के कुछ प्रमुख अंगों को, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कोशिका का जो आप बाहरी आवरण देख रहे हैं, जो ये बाहर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार, सबसे बाहर कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो है वह कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो बना होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। याद रखें, कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। यह अर्धपरागमय झिल्ली होता है। यह कैसा होता है? अर्धपरागमय झिल्ली। यह सिर्फ जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में ही पाया जाता है। कौन? जो सेल मेम्ब्रेन जो है, यानी कोशिका झिल्ली जो है सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। कोशिका के अंदर सभी अवयवी पदार्थ को उतना ही जाने देता है जितना इसका आवश्यकता होता है। यानी यह अर्धपरागमय झिल्ली होता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थों को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है लाल रंग का, उसे कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। देख लें, एक मिनट। देखिए
इसका सबसे कोशिका के बाद कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे अंग, कोशिका के बहुत छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। जो अंग देख रहे हैं यहाँ पर, जो लाल रंग का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाल रंग का, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका खोज अल्टमैन ने किया था और इसका हिंदी नाम सूत्रकनिका है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका भी कहा जाता है, जिसका खोज अल्टमैन ने किया था। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी श्वसन होता है। कैसा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। और यहाँ पर क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। अतः इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स। जो आप लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हरा हरा जो ये देख रहे हैं, इसमें पानी भरा होता है। ये क्या है? वैक्यूल्स। ये हम लोग के कोशिका के अंदर पानी का संग्रह करता है। यह कोशिका के अंदर क्या करता है? पानी का संग्रह करता है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखिए, यहाँ पर जो आपको इस प्रकार का संरचना दिखाई दे रहा है, उसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी। क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी। यानी गोल्जी बॉडी का कार्य होता है जो कोशिका, यानी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो ऊर्जा बनाया गया, उसको कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। यानी यह परिवहन का कार्य करता है, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। बच्चों देखिए, दो प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये स्मूथ वाला है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर वसा का निर्माण होता है। किसका? वसा का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर किसका निर्माण होगा? वसा का निर्माण होगा। और जो रफ, यहाँ पर दाने दाने दिख रहे हैं, वहाँ वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर दाने के समान संरचना पाया जाता है, जो रफ होता है, वह उस पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण इस पर होता कैसे है? जो दाने के समान संरचना जो दिखाई दे रहा है, वो है राइबोसोम। वह क्या है? राइबोसोम। बच्चों, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। देखिए, यह है सेंट्रोसोम। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है, इसे तारक काय भी कहा जाता है। यह कोशिका का विभाजन करता है। यह कोशिका का विभाजन करता है। यानी इसे समझिए कि यह एक फोटोकॉपी मशीन है, जिसका मतलब जो न्यूक्लियस जो आदेश देता है जिसे बनाने का, वो वही बना देता है। यानी यह एक प्रकार का क्या है? फोटोकॉपी मशीन। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा। यानी यह जंतु कोशिका में जो सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा। और प्लांट सेल में होता है किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा। इन सेंट्रोसोम का जो खोज था, इसका खोज बोवेरी ने किया था। किसने किया था? बोवेरी ने। चलिए आगे देखते हैं। ये जो बीच वाला दम पीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, बीच में दम पीला भाग, देखिए बड़ा सा, यह एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियस है। यह कोशिका का न्यूक्लियस है। यह है कोशिका का न्यूक्लियस। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण हासिल करता है। यह कोशिका के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है। अतः इसे कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसका 80% भाग
प्रोटीन का बना होता है। इसका 80% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बच्चों आप यहाँ पर देखिए कुछ और दिखाई दे रहा है आपको। एक यह है लाइसोसोम। यह क्या है? लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यदि कोशिका का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसको नष्ट कर कर पाचन कर देता है। उसे नष्ट कर कर क्या कर देता है? पाचन कर देता है। कभी कभी यह पूरा फट जाने के कारण पूरी कोशिका का मृत्यु हो जाता है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है या एटम बम ऑफ सेल कहा जाता है। इसका खोज डी डुबे ने, यानी लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। चलिए, केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर एक द्रव पाया जाता है। केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग जीव द्रव कहा जाता है। दोनों द्रव को एक साथ क्या कहा जाता है? जीव द्रव। देखिए, ये कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर एक द्रव पाया जा रहा है और केंद्रक झिल्ली के अंदर भी एक द्रव पाया जा रहा है। दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। जीव द्रव का खोज पुरकेंजे ने किया था। इसका 80% भाग यानी जीव द्रव का 80% भाग जल का बना होता है। जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है। जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है। बच्चों, जो जीव द्रव है वो दो प्रकार के द्रव से मिलकर बना होता है। एक कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और एक केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब आपस में मिलते हैं एक साथ, दोनों को एक साथ, तो उसे जीव द्रव कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे पेन और कॉपी निकाल कर बैठेंगे और जो नया चीज़ बताया जाए उसे नोट करते जाएं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। यह कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका? यह मृत कोशिका था। लिख लेंगे, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम। बच्चों, सेल जो है कोशिका शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था, कोशिका शब्द का जो नामकरण किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत, बच्चों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? जीव द्रव अभी बताया आप लोग को, जीव द्रव का खोज पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव दो प्रकार के द्रव से मिलकर बना है, एक कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और प्लस केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव, ये दोनों को यदि एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जीव द्रव बन जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकेंजे ने किया था। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। बच्चों, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कह रहा है, सबसे बड़ी लिख लेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, सबसे बड़ी कोशिका वो होता है ओवम। क्या होता है? ओवम, जो स्त्री में पाया जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंडाणु। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका जो होता है, सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म, जो किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। इसे हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। और सबसे लंबी कोशिका,
सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। कौन सा होता है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल। चलिए ये लिख लेंगे सभी। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, और सबसे छोटी लंबी कोशिका क्या? तंत्रिका कोशिका। यहाँ बड़ी है इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? सबसे लंबी। सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। ये तीनों एक साथ आप लिख लें बच्चों। सबसे बड़ी, ऑल ओवर पूरा पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, सबसे बड़ी, वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, यानी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा, इसका माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका? माइकोप्लाज्मा का। लिख लेंगे सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसे कहा जाता है कोशिका, सेल। सेल, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका, सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा। अभी बताए थे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन। आत्महत्या का थैला कहा जाता है, आत्महत्या बच्चों अभी बताए, आत्महत्या का थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। इसका खोज किसने किया था? डी डुबे। इसका खोज किया था कौन? डी डुबे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? बच्चों पाचक थैली लाइसोसोम कहलाता है। क्या? लाइसोसोम। चलिए आगे देखते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो याद रखें, पादप कोशिका का जो रसोई घर होता है वो होता है हरित लवक। कौन होता है? हरित लवक। ये पादप कोशिका का रसोई घर, क्योंकि जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते होते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके ऊपर पत्ते में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बच्चों याद रखेंगे, क्लोरोफिल सनलाइट और जल के और CO2 की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। अतः हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर यानी प्लांट सेल का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बच्चों इस प्रकार ध्यान दें, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल है उसमें भी पाया जाता है और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। बच्चों इसके बाहर जस्ट इसके बाद एक मोटी परत पाई जाती है, एक मोटी परत पाई जाती है जो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। यह मृत कोशिका होता है। यह कैसा होता है? मृत कोशिका का मृत भाग होता है। सेलुलोज का बना होता है कौन? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है सेलुलोज का बना होता है, उसे सेल बॉल कहा जाता है। सेल बॉल यानी यह कोशिका को मदद प्रदान करता है। कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल बॉल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कौन? सी, सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न। तारक केंद्र का कार्य है। तारक केंद्र जो है ये कहते किसे हैं? बच्चों सेंट्रोसोम को कहा जाता है तारक काय। सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है? तारक काय। अभी आपको हमने बताया कि कोशिका के विभाजन में
कोशिका के विभाजन यानी जनन में तारक काय मदद करता है, यानी सेंट्रोसोम मदद करता है। इसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। तारक काय को ही कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम लिख लेंगे, तारक काय सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है? जनन करना, यानी नए कोशिका का विभाजन करना, नए कोशिका को बनाना। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या क्या पाए जाएंगे? तो बच्चों केंद्रक जो देखिए ये है कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है क्या? केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, देखिए इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? प्रोटीन निर्माण का केंद्र कौन है? तो देखिए प्रोटीन निर्माण करता कौन है? तो राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट बच्चों। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का खोज लिख लेंगे। क्रोमोसोम का खोज बाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? बाल्डेयर। बाल्डेयर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? अभी आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली के बाद एक और परत, मोटी परत पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वह कैसा होता है? निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है। बच्चों तारक काय यानी सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तारक काय पाया जाता है कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, केंद्रिका में। तो यह के कोशिका द्रव के अंदर तारक काय पाया जाता है। अभी आपको फोटो दिखाए थे हम लोग, जिसमें कोशिका द्रव के अंदर क्या पाया जा रहा था? तारक काय यानी सेंट्रोसोम। याद रखेंगे तारक काय सेंट्रोसोम का नाम है। वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, यानी वर्णात्मक यानी कि चयनात्मक परागमय झिल्ली किसे कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहा जाता है, यानी इसे अर्ध परागमय झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, और इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसमें पाया जाता है बच्चों केरोसिन। क्या पाया जाता है? केरोसिन। बच्चों पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। देखिए पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख जो अंतर होता है वो होता है पोषण संबंधी। कैसा होता है? पोषण संबंधी अंतर होता है, क्योंकि पोषण यानी पादप जो है पोषण दूसरे विधि से करते हैं, और जंतु जो है अपना पोषण दूसरे विधि से करते हैं। पादप जो है वह स्वयं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जंतु अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। अतः यह पादप और जंतु में अंतर जो होता है पोषण संबंधी अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती? देखिए कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती, यानी कि अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये जो सभी है इसका कोई निश्चित आकार होता नहीं है। इसका कोई अपना निश्चित आकार होता नहीं है, अतः इसमें सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका। कौन? तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता? बच्चों कह रहा है कि निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता, यानी 3 में, चारों में से जो है कोई एक अलग है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ लेते हैं, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम। देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम। यानी कि जो प्लास्टिड जो है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। बच्चों प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, बाकी सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एनिमल में, गोल्जी बॉडी एनिमल में और लाइसोसोम भी एनिमल में पाया जाता है, परंतु प्लास्टिड जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे कि प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? 80S राइबोसोम, केंद्रक सभी। यानी इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें से कोई नहीं होता, इसमें से सब अनुपस्थित होते हैं। 80S राइबोसोम भी नहीं होता, केंद्रिका भी उपस्थित नहीं होते, केंद्रक भी उपस्थित नहीं होते, यानी कि कोई चीज़ भी इसमें उपस्थित, यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें कोशिकाओं का अभाव, यानी कोशिका के अंगों का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी बच्चों एक होता है सूक्ष्मदर्शी, एक होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से करीब 5 करोड़ गुना तक आवर्धन संभव है। इसका आविष्कार जर्मनी के अर्नस्ट रुस्का ने 1931 में किया था। इसका खोज आविष्कार किसने? अर्नस्ट रुस्का ने इसका खोज किया था। कब? 1931 में, लिख लेंगे। और यह कितना गुना, जैसे हम लोग का मोबाइल जो होता है कितना गुना तक जूमिंग पावर रखता है, तो इसका जूमिंग पावर है, देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशर, लाख, यानी 2 लाख गुना किसी भी वस्तु का जो आवर्धन है वो इसका 20 यानी 2 लाख गुना तक के बढ़ा दे सकता है, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए। अच्छा देख लीजिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये जो देख रहे हैं, देख लें, ये जो है ये सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, देख लीजिए। यह माइक्रोस्कोप है। किसी भी पदार्थ को यहाँ पर पिन के द्वारा सटा दिया जाता है और इसका लेंस चेंज करके इसको देखा जाता है लेंस के सहारे। यहाँ से देखना होता है, यह अभिदृश्यक है और ये इसका विभिन्न प्रकार का लेंस है। इसके सहारे हम लोग किसी वस्तु को एकदम छोटा रहता है उसे बड़ा देख पाते हैं। यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा होता है जो प्रकाश को ऊपर की ओर भेजता है। अच्छा, इसके बाद जो देखते हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं यह है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर देखना होता नहीं है। यहाँ पर आप टीवी देख रहे होंगे, यहाँ पर एक लगा होगा टीवी, देखिए यहाँ पर एक टीवी लगा देख रहे हैं। यह टीवी पर दिखाता है कि वस्तु कितना बड़ा है, कैसा है, सब ये सूचना यहाँ पर देते रहता है। बहुत बड़ा जो वस्तु है उससे लगभग 2 लाख बड़ा आवर्धन वाला फिगर बना पाता है। तो ये आप लोग देख चुके होंगे। यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये क्या है? ये सूक्ष्मदर्शी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है। बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किससे जुड़ा रहता है? देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग,
ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था एल्टमैन। ये क्या है? महीन महीन तुम देख रहे हैं आप, ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। यहाँ पर एक देख रहे हैं गड्ढे के समान, ये क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो देखिए यहाँ पर, ये क्या है? एक प्रकार का ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। यह कोशिका का ब्रेन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है किससे? गोल्जी बॉडी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रिका से, सभी से। हम लोग देखें फिगर में देखते हैं। ये गोल्जी बॉडी है, देखिए केंद्रक से जुड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ है, गोल्जी बॉडी से जुड़ा हुआ है, लाइसोसोम से, यानी ये सबसे जुड़ा हुआ है, यह सबसे जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा क्या? डी। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका विकास पहले हुआ था? निम्न में किसका विकास सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ था। कोशिका के अंदर जब भी कोशिका बनता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्योंकि शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लास्टिड के प्रकार बच्चों, प्लास्टिड कितने प्रकार, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और माइकोप्लास्ट। ये नहीं, माइकोप्लास्ट होगा, माइक्रोप्लास्ट। ये माइलोप्लास्ट लिखते हैं, ये गलत है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है, प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। बच्चों ये सभी में रूपांतरित हो सकता है, किसमें? सभी में। प्रोप्लास्टिड, यह प्लास्टिड का ही रूप है, प्लास्टिड को ही प्रोप्लास्टिड का है, यह तीनों के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक नियंत्रित करता है। बच्चों केंद्रक जो है कोशिका के सभी विभिन्न अंगों को नियंत्रित कर सकता है, या केंद्रिका संश्लेषण को नियंत्रित कर सकता है, या आनुवांशिकता को नियंत्रित कर सकता है। यानी केंद्रक सभी क्रियाओं को नियंत्रित, कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये प्रकार के क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। केंद्रक किसका नियंत्रित करेगा? सभी, कोशिका के अंदर जितने क्रिया होंगे उससे सबको नियंत्रित कर सकता है। यह स्तनपायी के लाल रक्त कोशिका में किस अवस्था में केंद्रक नहीं पाए जाते? केंद्रक नहीं पाए जाते तो परिपक्व होने पर, यानी जब यह विकसित हो जाता है, आरबीसी यदि विकसित हो जाता है, आरबीसी यदि विकसित हो जाता है तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस कोशिका? आरबीसी के कोशिका में। अगला, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन निर्माण, धीन रूपांतरण, वसा का निर्माण, अंतःकोशिकीय परिवहन, इन्हें सभी। बच्चों यह सभी से संबंधित है, यह सभी से संबंधित है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही आरबीसी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन का निर्माण करेगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वसा का निर्माण होता है, यह अंतःकोशिकीय परिवहन भी करता है और इसलिए यह सभी कार्य कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट में वसा का संश्लेषण होता है, यानी किसमें वसा का संश्लेषण होता है? बच्चों स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी बी। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का संश्लेषण होता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि द्वारा, क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण, गैसों का होगा विसरण, गैस है तो विसरण, ऑप्शन नंबर बी।
और जल यदि रहता तो प्रसरण होता। अगला क्वेश्चन, पौधे में मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? बच्चों अभी बताए, ये किस क्रिया द्वारा होगा? प्रसरण। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो इसको, उस रचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। देखिए, जो ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये संरचना क्या कहलाता है? क्रिस्टी। तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें डीएनए पाया जाता है? निम्न में से किसमें डीएनए पाया जाता है? बच्चों, डीएनए जो पाया जाता है केंद्रक में भी पाया जाता है, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी लिख लेंगे। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस सभी में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, और हाँ देख लें, ये है डीएनए का संरचना। बच्चों ये क्या है? डीएनए का संरचना। डीएनए का सबसे पहला अवलोकन जो किया था, किसने किया था? आप लोग लिख कर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि डीएनए का सबसे पहला अवलोकन किसने किया था। ये आप लोग का क्वेश्चन है। डीएनए का सबसे पहला अवलोकन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें हमें। उसके नीचे आप देख रहे होंगे, उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखकर डीएनए का जो सबसे पहला अवलोकन किसने किया था वो लिख कर भेजेंगे। बच्चों, डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। इसका मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको प्रस्तुत किसने किया था? इसका डबल हेलिक्स यानी डबल स्टैंडर्ड मॉडल जो प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, ये भी लिखकर बताएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसका डबल फेरा वाला हो गया डीएनए और सिंगल फेरा हो गया क्या? आरएनए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? बच्चों यहाँ पर याद रखने की बात है, गुणसूत्र जो बना होता है डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन, लिख लेंगे ये। गुणसूत्र जो बना होता है, गुणसूत्र जो बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, किसका? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। देखिए, तो इस प्रकार आपको उदाहरण कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन डी में देखिए, डीएनए एवं प्रोटीन। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए था, फिर भी डीएनए एवं प्रोटीन लिख लेंगे। गुणसूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएनए किसका बना होता है? तो यह गुणसूत्र किसका बना होता है? तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई? उत्पत्ति यानी सबसे बाद में किसका उत्पत्ति हुआ? तो केंद्रक झिल्ली का सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन, अच्छा यार आप लोग लिखिए, बताएं कि केंद्रक झिल्ली किसका बना होता है? केंद्रक झिल्ली जो है किसका बना होता है? आगे लिख के बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन है, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? किसकी, कौन सा जीव का उत्पत्ति सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव आया था? बच्चों, वायरस यानी विषाणु, विषाणु का जो जन्म सबसे पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था। यह सजीव और निर्जीव का कड़ी माना जाता है। लिख लेंगे वायरस को, सही बच्चे कॉपी पर लिख लेंगे, वायरस को सजीव तथा निर्जीव का कड़ी माना जाता है। क्या लिखेंगे? वायरस को सजीव तथा निर्जीव का कड़ी माना जाता है। बच्चों, यह यदि बाहर रहा, शरीर के बाहर रहा, तो यह निष्क्रिय होता है, मृत होता है। जैसे ये शरीर के अंदर प्रविष्ट करेगा तो यह सजीव की तरह काम करने लगता है। और वायरस जो है एक प्रकार का प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे में, गैमिट्स मतलब हो गया शुक्राणु या अंडे, अंडे यानी शुक्राणु मतलब स्पर्म, शुक्राणु मतलब स्पर्म और अंडे मतलब हो गया ओवम।
अंडे मतलब क्या हो गया, ओवम। कहा कि दोनों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चों ये दोनों में तो पाए जाते हैं 23 जोड़ा हैं। याद रखेंगे, मेल में भी 23 जोड़ा में, और फीमेल में भी कितना, 23 जोड़ा में पाया जाता है, दोनों जोड़ा में पाया जाता है। तो देखिए कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गैमेट्स शुक्राणु अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं, 22 23, 22 जोड़ा 23 जोड़ा। देखिए तो जोड़ा होना चाहिए, कितना जोड़ा, और संख्या का है तो 23 दूनी 46। कुछ समझेंगे यहाँ पे बच्चों। मेल जो होता है और फीमेल, किसी भी बच्चे का निर्माण मेल और फीमेल को मिलने से होता है। मेल में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है XY प्लस 44, यानी X और Y पाया जाता है। फीमेल में पाया जाता है X प्लस 44। बच्चों जो लिंग का निर्धारण होता है, यदि X पिता का X और माता का X एक साथ यदि मिले तो यहाँ क्या बनेगा, बेटी, या यहाँ कौन सा पैदा होगी, बेटी। यदि यदि पिता का Y और माता का X, यदि पिता का Y और माता का X, 1 मिनट देखते हैं। यदि पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र यदि आपस में मिलता है तो क्या पैदा होता है, बेटा। लिख लेंगे हम आप लोग कि जो लिंग निर्धारण होता है, किसी भी प्राणी में लिंग निर्धारण होता है वो मेल के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, क्योंकि अलग अलग गुणसूत्र सिर्फ मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम इसमें पाया जाता है। कैसा राइबोसोम, 70S, इसमें कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। ऊर्जा निर्माण बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ग्रिड ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है बच्चों, राइबोसोम। किसे कहा जाता है, राइबोसोम। सब लिखते जाएंगे, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। आप लोग ये लिख के बताएं कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, एक मिनट, प्रोटीन, अच्छा राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा किया था, तो बेंडा। एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा किया था, तो एक वैज्ञानिक का नाम था बेंडा, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन, किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को होने का कार्य जीन द्वारा होता है। बच्चों जीन का जो खोज ही जोहानसन ने किया था। जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन। तो इन्होंने बताया था कि यदि जीन के द्वारा ही, इन्होंने बताया था कि जीन के द्वारा ही माता पिता का गुण उनके बच्चे में जाता है, उनके गुण उनके बच्चे में जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। किसने बताया था, जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय नहीं है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो जीव है जो बहुकोशिकीय नहीं है। तो देखिए अमीबा बहुकोशिकीय नहीं है, मलेरिया परजीवी ये भी नहीं, काला ज्वार परजीवी ये भी नहीं, यानी इन्हें सभी जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति बनी होती है,
कोशिका भित्ति, बच्चों कोशिका भित्ति अर्ध पराग में नहीं, यह पराग में होता है। कैसा होता है? पराग में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? बच्चों राइबोसोम जो है किसका निर्माण करता है? किसका संश्लेषण? प्रोटीन का। और यदि राइबोसोम नहीं रहेगा तो किसका निर्माण नहीं होगा? प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए जंतु कोश जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? जो जंतु कोशिका है उसके सबसे बाहरी, तो सबसे बाहरी घेरे को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ये जो देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैसे जीवों को जिसमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? वैसे जीवों को जिसमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक। क्या कहा जाता है उसे? प्रोकैरियोटिक। अब बच्चों जिसमें सभी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। सभी लिखे, कोशिका के सभी अंग जिसमें पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक, और कोशिका के सभी अंग उपस्थित नहीं है उसे क्या? प्रोकैरियोटिक। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं को, देखिए अनियमित नलिका के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लेंगे, सब नोट करते जाएंगे। अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, यानी आपको कह रहा है कि वैसा प्लास्टिड जो रंगीन होता है, कैसा? जो रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। बच्चों इसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। आप लोग लिख कर बताएं, कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताएं कि गाजर का रंग लाल होता है, क्यों? गाजर किसके उपस्थिति के कारण, यानी गाजर में क्या ऐसा पाया जाता है रंजक जिसके कारण उसका रंग लाल होता है? ये आप लोग का क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव। कोशिका केंद्रक के बाहर, यानी केंद्रक के बाहर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन बने होते हैं। जीन जो बना होता है, यानी जीन क्रोमोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो डीएनए के खंड से। बच्चों जीन किसके बने होते हैं? तो डीएनए के छोटा छोटा खंड रहता है, उसको क्या बना, उससे क्या बना होता है? जीन। तो आंसर हो जाएगा डीएनए के खंड से। देखिए ये जो है पादप कोशिका है। क्या है? पादप कोशिका। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, ये जो आपको बाहर जो घेरा, हरा रंग का घेरा दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये क्या है? सेल बॉल है। क्या है? सेल बॉल। याद रखें, जंतु कोशिका गोल होता है और पादप कोशिका कैसा होता है? चौकोर होता है। आप देख रहे हैं कि ये पादप कोशिका है, इसका आकार कैसा है? चौकोर। बच्चों इसमें सबसे बड़ा, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा जो भाग होता है वो वैक्यूल्स होता है। क्या होता है? वैक्यूल्स। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब पाया जा रहा है, परंतु हम लोग के अंदर क्या नहीं पाया जाएगा? ये सेल बॉल नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। इसमें सेल प्लेट, कोशिका विभाजन के लिए इसमें क्या पाया जाता है? सेल प्लेट पाया जाता है। देखिए ये एनिमल सेल है। ये कैसा सेल है? एनिमल सेल। बच्चों इस प्रकार आज हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखे। आप लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे ज़रूर लिख लें और अपने अपने बुक से भी याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।